हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग आर के राजपूत के अध्याय 8 प्रत्यावर्ती धारा के 5वें पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने चौथे पार्ट को फिनिश किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आर के राजपूत के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे वीडियो 1 बाय 1 करके मिल सकते हैं। आप वहाँ से सारे वीडियो 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है 101। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, एक एसी वोल्टेज में जुड़ा एक शुद्ध संधारित्र 50 वाट का खपत करता है, इसका कारण है। दोस्तों, एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे ये बात कर रहा है शुद्ध संधारित्र की बात कर रहा है, प्योर कैपेसिटर की। ठीक है, तो हमारा प्योर कैपेसिटर जो होता है वो किसी प्रकार का भी कोई एनर्जी हमारा या पावर जो भी है खपत या कंज्यूम नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दोस्तों, एग्जामिनर आपको चाहे तो इसी तरह का क्वेश्चन दे के आपको थोड़ा सा डाउट में कर सकता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। जब शुद्ध संधारित्र की बात किया है तो कोई कंज्यूम नहीं होगा हमारा एनर्जी में, तो हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन ही हमारा गलत है या फिर यह कथन आपका गलत है। तो आपका आंसर क्या कह रहा है, कथन गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में पावर फैक्टर सदैव होता है, तो क्या होता है, वो होता है दोस्तों किसी नहीं, ये डीसी परिपथ है। तो डीसी में हमारा क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, तो डीसी परिपथ में हमारा पावर फैक्टर 1 होता है हमेशा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आभासी शक्ति और पावर फैक्टर का गुणनफल होता है। दोस्तों, आभासी शक्ति यानी अपरेंट पावर क्या होता है, वो होता है B इंटू आई। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस इंटू कॉस फाइव। ठीक, तो इन दोनों का अगर गुणनफल करेंगे तब आपको प्राप्त होगा VI cos फाइव, जिसे हम लोग कहते हैं वास्तविक शक्ति भी कहते हैं, ट्रू पावर भी कहते हैं, एक्चुअल पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अनेकों नाम हैं, आप जिस नाम से चाहें उस नाम से पुकार सकते हैं। ट्रू पावर, एक्चुअल पावर और एक्टिव पावर, ये तीनों नाम इसी के हैं। तो इसका क्या होता है, VI cos फाइव हमें प्राप्त होता है, जो ट्रू पावर होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में आवृत्ति का इकाई होता है। तो आवृत्ति का जो इकाई होता है वो होता है हर्ट्ज। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत रोधन की क्षमता की गणना एसी वोल्टेज में किस मान पे करते हैं। दोस्तों, विद्युत रोधन की क्षमता की गणना हम लोग वोल्टेज के पीक वैल्यू यानी अधिकतम मान पे करते हैं। ये इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये आप लोग जान लीजिए कि जो हम लोग विद्युत रोधन की क्षमता की गणना जो करते हैं हम लोग, वो एसी वोल्टेज के अधिकतम मान यानी पीक वैल्यू पे करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक एसी वोल्टेज 3.5 ओम की प्रतिबाधा के एक शुद्ध प्रेरकत्व ठीक के साथ समांतर में 3.5 ओम के शुद्ध प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगा। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि प्रतिरोध और प्रेरकत्व में दोनों में समान धारा प्राप्त हो या फिर प्रवाहित होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको आंसर चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन के अनुसार आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि एक प्रतिरोध है, उसके समांतर में एक इंडक्टेंस है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं इन दोनों, ठीक, इनको वोल्टेज भी मिल रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं, इसका भी 3.5 ओम दिया है, इसका भी 3.5 ओम दिया है। तो अगर देख रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी इसमें दोनों का परिमाण सेम है, तो धारा भी सेम होगा। यानी दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो आपका धारा भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे धारा निकालेंगे तो होगा V/R। V भी सेम है, R भी सेम है। यहाँ निकालेंगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा V/R। यानी आपको धारा जो यहाँ पर होगा वो सेम प्राप्त होगा। तो आंसर आपको यही कह रहा है कि प्रतिरोध और प्रेरकत्व में समान धारा प्रवाहित होगा।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में सप्लाई आवृत्ति आधा कर दें तो धारा होगा। दोस्तों ये बोल रहे हैं शुद्ध प्रेरकत्व की बात कर रहे हैं, ठीक। तो वहाँ से आप लोग निकालेंगे, फार्मूला कहाँ से निकालेंगे, IL से निकालेंगे। क्या होता है, V अपॉन XL, XL और क्या होता है ओमेगा L या फिर 2πfl, ठीक है। तो 2πfl मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, ठीक, सॉरी यल होता है यल, ठीक। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सप्लाई आवृत्ति आधा कर दें। अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग आधा कर देंगे तो हमारा जो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम आधा कर देंगे तो हमारा क्या पूछ रहा है, ये कर दे तो धारा पूछ रहा है। दोस्तों धारा हमारा दुगुना हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको आधा करूँगा तो ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा, यानी दुगुना, यानी आपका जो प्राप्त होगा वो होगा दुगुना प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध संधारित्र परिपथ में सप्लाई आवृत्ति आधा कर दें तो धारा। दोस्तों यही सेम क्वेश्चन है, बस ये संधारित्र बोल दिया है। तो क्या होता है, I बराबर B अपॉन XC होता है, XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक। ओमेगा C बराबर क्या होता है 2πfc, यानी आप कह सकते हैं B अपॉन 1 अपॉन 2πfc। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको सीधे आप मिलेगा वैल्यू IL बराबर हो जाएगा B 2πfc। तो अगर फ्रिक्वेंसी को आप आधा करेंगे तो आपका जो धारा हो वो भी आधा हो जाएगा। यही बोल रहा है कि अगर सप्लाई आवृत्ति आप लोग आधा कर दें तो आपका जो धारा प्राप्त होगा वो भी आपको आधा रह जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और प्रतिकारी शक्ति में संबंध है। तो दोस्तों जो अपरेंट पावर का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, अपरेंट पावर का जो स्क्वायर होता है हमारा, ठीक, वो रिएक्टिव पावर के स्क्वायर प्लस एक्टिव पावर के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी रिएक्टिव का स्क्वायर प्लस एक्टिव का स्क्वायर होता है, इन दोनों को हम लोग योगफल कर देंगे तो जो प्राप्त होगा हमारा वो अपरेंट पावर का योगफल प्राप्त होगा, स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। अगर ये स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू रूट में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक प्रत्यावर्ती धारा ओमिक प्रतिरोध के माध्यम से गुजरती है तो कौन सी विद्युत शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, ये कोई और शक्ति नहीं होती है, ये कहीं बाहर से शक्ति नहीं आती है, ये क्या होती है हमारी वास्तविक शक्ति जो होती है हमारी, वो हमारा हीट में होता है। क्या होता है I²R। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 फेज जनरेटर के तीनों कुंडली में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिसमें 220 वोल्ट RMS मान होता है प्रेरित किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा मान वोल्टमीटर द्वारा दर्शाया गया है। तो दोस्तों वोल्टमीटर जो हमारा होता है वो हमेशा RMS मान को ही मेजर करता है या फिर उसको रीड करता है, ठीक है। तो हमारा जब प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज का जो हमारा वैल्यू है 220 वोल्ट RMS है, तो ये भी 220 वोल्ट RMS ही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण एक स्टार परिपथ पर एक संतुलित भार के लिए वैध है जिस स्टार परिपथ में 4 तार एक न्यूट्रल चालक होता है। दोस्तों अगर बैलेंस के केस में है तो तीनों फेज के जो करंट होंगे उसका योगफल हमेशा शून्य होता है, ठीक है। यानी RY, RR, IR, IY और IB का जो योगफल होगा वो हमेशा शून्य होगा। यानी आपका जो न्यूट्रल में प्रवाहित होगा करंट वो भी 0 होगा। यानी IN इक्वल टू हो जाएगा IR प्लस IY प्लस IB इक्वल टू 0। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर बैलेंस की केस होगा तो दोस्तों बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बोला है संतुलित केस की बात किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित 3 फेज उपभोक्ता द्वारा लाइन वोल्टेज और लाइन धारा के लिए ली गई वास्तविक शक्ति होगी। तो दोस्तों क्या होगी, √3 VI cos φ होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में
आर और एल के साथ एसी परिपथ में दोस्तों ये बात कर रहा है, सीरीज की बात कर रहा है। किसके लिए बात कर रहा है? बात कर रहा है आरएल परिपथ के लिए। तो इसका जो हमें प्राप्त होगा ग्राफ, ये कुछ इस प्रकार होगा। ये भी आर हो गया, ये आपका मान लीजिए ये हो गया आपका वी एल। तो इसका जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा हमें, ये भी ऐसे प्राप्त होगा। इन दोनों के बीच हमारा 90 डिग्री होगा। ये हमारा आई है, आई आर नहीं दोस्तों, ठीक। तो क्या प्राप्त होगा? प्रतिरोध में जो वोल्टेज होगा 90 डिग्री पीछे होगा इंडक्टेंस से। यही आपका आंसर होगा। प्रतिरोध में वोल्टेज जो हमें प्राप्त होगा हमारा 90 डिग्री पीछे होगा प्रेरकत्व के वोल्टेज से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी परिपथ के लिए वेक्टर आरेख ड्राइंग करते समय संदर्भ यानी रेफरेंस लेते हैं। तो दोस्तों सीरीज में हम लोग धारा को रेफरेंस लेते हैं क्योंकि सीरीज में धारा हमारा समान होता है। अगर पैरेलल की बात करेगा तो वोल्टेज को लेते हैं रेफरेंस, क्योंकि पैरेलल में हमारा वोल्टेज समान होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। सीरीज की बात किया है तो यहाँ पे धारा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में होता है। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है? जो हमारा वी आर होता है वो आई आर सेम फेज में होते हैं, यानी एंगल बराबर हो गया आपका 0। और कॉस फाई की बात करेंगे, कॉस फाई यानी कॉस 0 की वैल्यू बात करेंगे आप लोग, तो आपको वहाँ पे 1 प्राप्त होगा। तो क्या होगा? यूनिटी पावर फैक्टर आपको प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथों में आई साई फाइन को कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों वाटलेस कंपोनेंट, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कोई आपका ये एक्टिव कंपोनेंट है, ये क्या हो गया आपका रिएक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। अगर एक्टिव की बात करेंगे हम लोग तो आई कॉस फाई प्राप्त होगा, रिएक्टिव की बात करेंगे तो आई साइन फाई प्राप्त होगा, ठीक। तो इनका जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा हमें वो होगा आई। इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? एंगल फाई। तो आई साई फाइन की बात किया है तो ये रिएक्टिव कंपोनेंट यानी वाटलेस, रिएक्टिव मतलब होता है वाटलेस कंपोनेंट, दोनों बात एक ही है। रिएक्टिव कहिए या वाटलेस कहिए, ठीक है। वाटलेस क्या होता है? जो पावर कंज्यूम ना करे और ना ही डिलीवर, मतलब वो ना ही कंज्यूम के लिए जिम्मेदार होगा और ना ही डिलीवर करने के लिए जिम्मेदार होगा, उसे ही हम लोग वाटलेस कंपोनेंट कहते हैं। तो आई साई फाइन पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटलेस कंपोनेंट। आई कॉस फाई बोला होता तो हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव कंपोनेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरएलसी परिपथ में प्रतिबाधा होता है। तो दोस्तों क्या होता है? जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा इम्पीडेंस। या फिर आप कह सकते थे कि जेड इक्वल टू होता है रूट में, ठीक, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। दोनों बात एक ही है। अगर स्क्वायर यहाँ से ट्रांसफर करेंगे उधर तो वह रूट में जाता है, ये सबको पता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी परिपथ में पावर कर्व एक साइन तरंग है। अच्छा, तो वोल्टेज की आवृत्ति दोगुना। जी बिल्कुल दोस्तों ये सही है। एसी की बात किया है, साइन वेव की बात किया है, तो अगर ये उसका वोल्टेज है तो हमारा जो करंट प्राप्त होता है कुछ ऐसे का इसका डायग्राम बनता है, ठीक दोस्तों। तो ये बात किया है एसी परिपथ में पावर की बात किया है, ठीक। तो पावर हमारा कुछ ऐसे प्राप्त होता है इसी तरंग में, ठीक। यानी पावर का जो साइकिल जो है वो 2 बार पूरा हो रहा है, ठीक है। पावर का साइकिल 2 बार पूरा हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि वोल्टेज की आवृत्ति का दोगुना होता है पावर का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 2 बार पूरा कर रहा है अपना ये साइकिल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2f। इसे आप लोग नोट करिएगा, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो क्या बोला है? वोल्टेज की आवृत्ति हमारा दोगुना क्या होगा? प्राप्त होगा पावर की। अगला क्वेश्चन है 120, उच्च प्रतिघाती परिपथ में होता है प्रतिकारी शक्ति ज़्यादा होगा वास्तविक शक्ति से। दोस्तों ये पूछ रहा है अगर हाईली कैपेसिटिव सर्किट, यानी हाईली मतलब है कि उसका रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगा। जब रिएक्टिव ज़्यादा होगा यानी
तो मतलब क्या हुआ, वास्तविक शक्ति हमारा कम होगा रिएक्टिव शक्ति से, यानी प्रतिकारी शक्ति से। क्वेश्चन आपसे यही बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार बनता है। ये मान लीजिए आपका कि कोई ये एक्टिव पावर है, ठीक, ये क्या होगा आपका रिएक्टिव पावर, तो इसका क्या होगा, ये रिजल्टेंट है, क्या हो जाता है ये अपरेंट पावर। मैं पूरा लिख नहीं रहा, आप समझ लीजिएगा। ये क्या हो गया हमारा अपरेंट पावर। तो अगर रिएक्टिव पावर हमारा अधिक हो रहा है तो हमारा एक्टिव पावर क्या होगा, कम होगा। यही आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि प्रतिकारी शक्ति यानी रिएक्टिव शक्ति हमारा ज़्यादा होगा वास्तविक शक्ति से, अगर हाईली कैपेसिटिव सर्किट है तो हमारा अगला क्वेश्चन है, समांतर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति यानी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगा तो क्या होगा दोस्तों, ये होता है 1/2 पाई रूट में 1/LC होता है। रूट में 1 लगाइए, चन्ना लगाइए, या फिर ऐसे कर लीजिए आप, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि 1/2 पाई 1/LC या 2 पाई LC कह लीजिए आप, दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक है, जैसे आप लोगों को सही लगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेणी अनुनादी परिपथ में परिपथ का प्रतिबाधा होगा। तो परिपथ का जो प्रतिबाधा होगा हमारा वो जेड, क्योंकि ये प्रतिबाधा पूछ रहा है यानी जेड, वो क्या होगा, जेड मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब कम से कम, क्योंकि आपने पढ़ा है R प्लस J 0, अगर R आपका मिनिमम है तो जेड भी आपका मिनिमम होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी अनुनादी परिपथ में वोल्टेज पूरे वोल्टेज के समान है। दोस्तों ये अनुनादी मतलब क्या होता है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है। तो इस केस में हमारा ये यहाँ पे डैश डैश होना चाहिए था, क्योंकि ये परिपथ के, ठीक है, प्रतिरोध परिपथ के, ठीक है, पूरे वोल्टेज के, प्रतिरोध में वोल्टेज जो है हमारा, ठीक है, प्रतिरोध में वोल्टेज पूरे वोल्टेज के समान होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर रेजोनेंट होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक, ये धारा I है, ये आपका VR है, ये मान लीजिए VL है, और नीचे आपका VC है। तो अगर रेजोनेंट होता है, अनुनाद की केस में बात करते हैं, तो क्या होता है, VL बराबर हो जाता है आपका VC। उस केस में क्या आता है आपको, रिजल्टेंट जो होता है पूरे जो प्रतिरोध में वोल्टेज होता है वो पूरे वोल्टेज का बराबर प्राप्त होता है, यानी समान प्राप्त होता है। तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, एक श्रेणी रेजोनेंट परिपथ के पूरे वोल्टेज के समान है, तो क्या होता है, प्रतिरोध का जो वोल्टेज होता है, प्रतिरोध का जो वोल्टेज होता है वो पूरे वोल्टेज के समान प्राप्त होता है, यानी VR इक्वल टू आपको V प्राप्त होता है। यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, J² का मान होता है। दोस्तों J² का मान क्या होता है, ये होता है -1 होता है। अगर आप J की बात करेंगे, सिर्फ J की बात करेंगे तो रूट में -1 होता है। अगर J⁴ की बात करेंगे आप तो ये आपको 1 प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक RLC का श्रेणी परिपथ कब अग्रणी यानी लीडिंग पावर फैक्टर पर धारा प्रदर्शित करेगा। दोस्तों इसका जो डायग्राम बनता है कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी है, ये आपका करंट है। तो जब डायग्राम कुछ ऐसे बनता है इसका, ये ऐसे टाइप का, ठीक, इसका मैक्सिमम है, ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मान लीजिए, ठीक। तो ये इसका जो लीडिंग पावर फैक्टर है, ये लीडिंग की बात किया है ना, यानी करंट बढ़ रहा हो हमारा, उस केस में करंट ज़्यादा हो, तो हमारा ये देख रहे हैं कि रेजोनेंस से पहले ही हमारा हो पा रहा है, उसके बाद हमारा करंट घटने लग रहा है, यानी इस कंडीशन में इसके पहले ही अगर हो पाएगा तो हमारी लीडिंग पावर फैक्टर हमें प्राप्त होगा। तो क्या होगा, अनुनादी आवृत्ति से कम पर, यानी ये अनुनादी आवृत्ति है आपका, इससे कम पर ही आपको लीडिंग पावर फैक्टर प्राप्त होगा। क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा है। तो क्या होगा, अनुनादी आवृत्ति से कम पे आपको प्राप्त होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आपको हमसे कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार को कोई भी इंक्वायरी करना हो तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
ठीक है। और आप हमारे सभी वीडियो का PDF लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।